Hello guys, welcome back to the channel Finance with Gujjus. I am Neerav Patel. एंड आई एम केतन परमार। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हम लाए नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। लास्ट पॉडकास्ट पे इतना अच्छा कमेंट्स और ये सब के लिए थैंक यू। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम बहुत स्पेशल गेस्ट लाए, दैट इज़ राहुल सर। तो राहुल सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब आपको कितना टाइम म्यूचुअल फंड में हुआ, आपने कैसा मतलब कैसे ये फील्ड में एंटर किए। तो पहले आप ये बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है और आपके बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दीजिए। गुड। सो केतन, पिछले करीब 17 सालों से वी आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आवर क्लाइंट्स। यानी 17 साल से इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड इन 2007, तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमने शुरू किया। देन इन 2010 9-10 अराउंड, रियल एस्टेट बीइंग माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, ओके। तो हमने रियल एस्टेट का भी काम शुरू किया। फिर 2011-12 में इंश्योरेंस सेगमेंट में हमने हमारे कस्टमर्स को केटर करना शुरू किया। ये सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेने के बाद में इन अराउंड 2013-14 ये समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। तो CFP विच इज़ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो वो CFP का एग्ज़ाम दे करके CFP क्वालिफाई किया। एंड तभी से हम हमारे कस्टमर्स को ये जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है उसमें उनको सर्व कर रहे हैं। बट अभी ऑफ लेट बीइंग सेबी ने जो ये स्पेसिफिकेशन कर दिया है कि आइदर यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स or you are only an advisor. ओके। So we have chosen to be only the distributor. So इसलिए हम अभी अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर से ऐसा नहीं कह सकते। वी आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर, रादर टू बी वेरी प्रिसाइज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। So that is how it started from 2007. तो एज वी ऑल नो राहुल भाई कि हम सबको पता है कि आपका फैमिली बिजनेस इतने सारे हैं। मतलब आज कल्याण में सबको पता है कि कल्याण फरसान क्या है। मतलब मैं बचपन से जानता हूँ, मतलब मेरे एवरी संडे हमारी मॉर्निंग कल्याण फरसान से होती है। तो इतना ग्रोइंग बिजनेस था जो आपका फैमिली बिजनेस है, इतना ग्रोइंग बिजनेस था, तो फिर भी आपने कल्याण फरसान क्यों नहीं चूज़ किया? मतलब वही ग्रोइंग बिजनेस को आप आगे भी ले जा सकते थे, फिर भी आपने क्यों फाइनेंस, क्यों म्यूचुअल फंड? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। करेक्ट। सो ग्रोइंग बिजनेस था नहीं, वो ग्रोइंग बिजनेस आज भी है एज सच। एंड जो और कल्याण फरसान मार्ट आप सभी को पता है, पर और एक बिजनेस हमारा जो था वो शायद आपको नहीं पता है, विच वॉज कैरोसिन ट्रांसपोर्टिंग का हमारा फैमिली बिजनेस था। सो जब भी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन 2000, सो बहुत से ऑप्शंस मेरे सामने थे कि एक तो कैरोसिन ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, तो उसमें तो मैं डैडी के साथ में था ही, मैंने बहुत साल उसमें काम भी किया। ये मिठाई फरसान का दुकान भी था। मेरे अंकल का सूरत में शूटिंग शर्टिंग का बहुत बड़ा बिज़नेस है, वो भी ज्वाइन कर सकता था। मेरे जीजा जी का परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा बिज़नेस है, वो भी ऑप्शन था। या तो कहीं भी अच्छी कोई दुकान डाल करके बहुत अच्छा बड़ा शोरूम करना, दिस वाज द ऑप्शंस। बट हर एक बिज़नेस में जब हम बात करते हैं तो यही होता है कि आप कितना रुपया इन्वेस्ट करते हो तो सामने कितना रुपया मिलेगा। हर एक बिज़नेस का यही इक्वेशन होता है। तो मैं वो उस इक्वेशन में बहुत कंफर्टेबल नहीं था। मेरा जो कैरोसिन ट्रांसपोर्टिंग का बिज़नेस था, जो मेरे डैडी का था ही, जो जिसमें मैं बैठता ही था, पर वो बीइंग अ गवर्नमेंट बिज़नेस, तो पूरा दिन भर उसमें कुछ काम नहीं होता था। लेकिन लेट इवनिंग में जब हमारी टैंकर्स खाली होकर आती थी तो उस वक्त बहुत सारा काम रहता था। सो मेरा शेड्यूल जो था वो मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ इस तरह से शेप हो जाए। सो जो सारे ऑप्शंस मैं देख रहा था, तो तब भी फॉर्चुनेटली मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस सिखाया, मिस्टर मेहर दमोडी वाला, तो उनसे जब बात हो रही थी और उनके साथ में जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि राहुल भाई, एक बात समझ में आ रहा है आपके साथ बात करके कि आपको पैसा कमाने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज द सिंपल रीज़न व्हाट, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बट जनरली हम लोगों को देखते हैं कि कोई ऐसा बोलता है ना कि मेरे को बहुत पैसा वाला बनना है। क्यों? बिकॉज उसने अपने इनिशियल लाइफ में पैसे की वजह से बहुत तकलीफ़ें देखी होती है, पैसा ना होने की वजह से।
तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पैसे से जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ना वो सब कर देना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। बट मेरी लाइफ में कभी ऐसा प्रॉब्लम रहा ही नहीं कि भाई पैसा की वजह से मुझे कुछ ना मिला हो। हालांकि हमारी ज़रूरत बहुत कम थी, लेकिन वो सभी जब जब चाहिए थी तभी पूरी हुई थी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पैसा नहीं है इसलिए हमको ये फेस करना पड़ रहा है। सो पैसा कमाने की कोई भूख मेरे अंदर थी नहीं, तो इसलिए ये कोई भी बिजनेस मुझे कोई टेम्प्ट करते नहीं थे। सो व्हाट ही सेड कि आपका ये पॉइंट समझ में आता है, बट हाउ अबाउट इट कि अगर आपको खुद को पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है बट दूसरों के लिए पैसा बनाना हो तो आपको मज़ा आएगा क्या? तो आई सर हाँ ये इंटरेस्टिंग है। अगर दूसरों के लिए पैसा कमाने का कुछ काम अपन करें जिससे दूसरे लोग वेल्दी हो सके तो ऐसा काम करने में मुझे मज़ा आएगा। इवेंचुअली पैसा आप कमाओगे, बट खुद के पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं करना है, वो दूसरों के लिए करना है, एंड देन आप भी वेल्थ साथ में क्रिएट करोगे। एंड दैट इज़ हाउ इंट्रोड्यूस मी टू म्यूचुअल फंड्स इन 2006-7 कि जब भी इंडस्ट्री में कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा समझता नहीं था। SIP वॉज कोई शब्द जो संस्कृत में होता है वैसा कोई SIP था जो लोगों को पता नहीं है। तो वो SIP और म्यूचुअल फंड उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, अभी उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसा कमाओगे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, बट ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छी बातें मेरी हुई है वो उसी वजह से हुई है कि मैं बहुत सोचता नहीं हूँ। मतलब कोई जब मुझे कोई इक्वेशन बताता है तो मैं उस इक्वेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस इंसान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि इसके ऊपर ट्रस्ट करने जैसा है या नहीं। अगर वो समझ में आ गया कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है तो दैट मीन्स वो जो बता रहा है वो सही बात होगा। एंड दैट इज़ हाउ आई ट्रस्टेड मेयर सर एंड आई एंटर्ड इनटू दिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो मतलब जैसे आपने म्यूचुअल फंड में तो एंटर कर लिया, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड कैसा है? म्यूचुअल फंड या फिर SIP, तो ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और वो कैसी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, सो वो जो डे वन पर जो वो थॉट था ना कि दूसरे के लिए पैसा बनाने में मज़ा आएगा क्या, तो वो 17 साल के बाद भी वैसा ही मज़ा आज भी मैं लेता हूँ। और 17 साल में ऐसे बहुत से फैमिलीज़ अभी लाइव है कि जिनके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम हमने किया है। अब ऐसा टाइम आ गया है कि कुछ लोग अपने बच्चों का मैरिज और उनका एजुकेशन जो इतने समय में उनकी वेल्थ क्रिएट हुई है उसमें से वो पूरी कर पा रहे हैं। हम जो उनके लिए जो कैश फ्लो मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें जो हर साल उनको घूमने जाना है तो वो घूमने जाने का पैसा वो सिर्फ जब जाना होता है तब हमसे बोलते हैं कि राहुल भाई पैसा अभी चाहिए, ये इतना खर्चा है, एंड हम उनको दे देते हैं। तो ये जो सारे जो उनके ड्रीम्स एस्पिरेशंस जो लाइफ के ऑब्लिगेशंस है वो इस टूल से जो आप बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड या SIP उससे पूरे हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही फुलफिलमेंट का फीलिंग देता है रादर तो अभी इसमें से पैसा कितना कमा रहे हैं ये दूसरी बात हो जाती है, पर ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल टूल है सभी लोगों के लिए। मतलब वो चाहे पैसा करोड़ों में इन्वेस्ट करता हो या तो कोई नॉर्मल पर्सन हो कि जो 1000 2000 5000 रुपया इन्वेस्ट करता हो, सबको अपना अपना शेयर उसमें से अच्छा मिलता है। दैट इज़ हाउ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि लाइक म्यूचुअल फंड एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं कि सिर्फ HNIs के लिए है, सिर्फ लाइक मिडिल क्लास के लिए, लाइक सब इसमें केटर कर सकते हैं, सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। कि लाइक आप करोड़ों में करो, लाखों में करो, थाउजेंड्स में करो, लाइक सबके लिए प्रोडक्ट है, सब ये कर सकते हैं। और एज अ रिटर्न इसमें ये जो पॉइंट बताया ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं दो असेट क्लास को इधर को रिलेट करना चाहूँगा बिकॉज बहुत से लोग उसमें इन्वेस्टेड होते हैं। हमने रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं, राइट। अगर किसी बिल्डर के पास कोई वो बिल्डिंग बना रहा है, आपके पास एक फ्लैट लेने का पैसा है और मेरे पास अगर 10 फ्लैट लेने का पैसा है, दोनों को सेम भाव मिलेगा क्या? आप अगर एक फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं अगर 10 फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसको कम रेट मिलेगा? अगर रेट कम मिला है तो इवेंचुअली पैसा मैं ज़्यादा बनाऊंगा बिकॉज मेरे पास परचेजिंग पावर ज़्यादा था। एग्जैक्टली ऑपोजिट म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर 10,000 रुपया डाल रहे हो और मैं अगर 10 करोड़ रुपया डाल रहा हूँ तो भी रेट ऑफ रिटर्न दोनों को सेम मिलेगा। तो आप कितना पैसा ज़्यादा डाल रहे हो या कम डाल रहे हो उससे आपका रिटर्न्स डिटरमाइन नहीं करता है। इतना ट्रांसपेरेंट और इतना समानता से रिटर्न्स देने वाला कोई असेट क्लास और नहीं है हमारे पास। इतना रेगुलेटेड है, इतना सेफ है
पहले के टाइम के म्यूचुअल फंड्स और आज के टाइम के म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या फ़र्क दिखता है? 2006 के टाइम पे तो म्यूचुअल फंड्स नॉन एग्जिस्टेंट था, लाइक किधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हुई है और हर एक चीज़ अपने हिसाब से ग्रो होती है। तो उसके अंदर भी जो थोड़े बहुत लूप होल्स थे वो सेबी ने अपने यू नो विजिलेंस से या तो सेबी ने उसके ऊपर कंट्रोल ला करके वो सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल किया है इन्वेस्टर्स के लिए। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अर्लियर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पास लार्ज कैप कैटेगरी की 2 स्कीम्स हुआ करती थी, 3 स्कीम्स हुआ करती थी। लार्ज कैप यू अंडरस्टैंड, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक अगर 1 से 100 कंपनियां हैं तो दे आर लार्ज कैप। 101 से 150 नेक्स्ट 150 कंपनी जो है दे आर कॉल्ड एज मिड कैप एंड 250 ऑनवर्ड्स आगे की 250 कंपनी आर कॉल्ड एज स्मॉल कैप्स। तो अगर कोई फंड हाउस के पास एक लार्ज कैप कैटेगरी में 3 फंड्स हैं, तीनों के नाम अलग है, तीनों के रिटर्न्स भी अलग है, तो इन्वेस्टर को बहुत कंफ्यूजन होता था कि मैं कौन से फंड में पैसा लगाऊं। तीनों के रिटर्न्स क्यों अलग होते थे लार्ज कैप होने के बावजूद भी? बिकॉज उसके अंडरलाइन स्टॉक्स जो है कोई एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उसने बहुत सारा मिड कैप का एक्सपोजर ले रखा है, जो तभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। सो फंड मैनेजर गलत नहीं है, लेकिन तभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, तो वो कुछ भी एक्सपोजर ले सकता था। बट अभी फॉर्चुनेटली सेबी ने क्या किया है कि हर एक फंड हाउस के पास लार्ज कैप के नाम पे एक ही फंड हो सकता है और उसका नाम लार्ज कैप ही होगा। सो इट इज HDFC लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, निप्पॉन लार्ज कैप, एक्सिस लार्ज कैप, सेम। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही आसान हो गया है ये समझना कि मेरे लिए लार्ज कैप में अगर मैं किसी का फंड लेना चाहता हूं तो वो कौन सा हो सकता है। सो सेबी ने ऐसे बहुत से स्टेप्स उठाए हैं कि जिससे इन्वेस्टमेंट का पेनिट्रेशन जो है म्यूचुअल फंड्स में ये ज़्यादा अच्छा बढ़ सके। तो मतलब ये तो हमने ऐसा देखा कि 2006 से लेके 2025 में अभी इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा चेंज हुआ या नहीं हुआ, वॉटेवर, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा है कि बहुत लोगों को फाइनेंस ऐसा लगता है कि मैं आफ्टर मैरिज ये चीज़ें करूँगा या फिर मैं पहले मेरी ड्रीम्स सब कंप्लीट कर लूँ, बाद में मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो SIP करना या म्यूचुअल फंड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? सो ये ऐसा है ना कि इन्वेस्टमेंट का जब बात आता है, फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, SIP एंड ऑल दैट, जनरली लोगों को ये लगता है कि जब मैं कमाना शुरू करता हूँ 25 में, 28 में, 30 में, तो अभी तो बहुत टाइम है रिटायरमेंट को, मैं बाद में करूँगा। और वो बाद में करते, और एक्चुअली ये जो टाइम स्पेन होता है ना, ये टर्बो टाइम स्पेन मैं इसको बोलता हूँ। हम लोग जब वीडियो गेम खेलते हैं उसमें कार का रेसिंग होता है ना, तो उसमें एक टर्बो का बटन होता है। वो ऐसा बटन होता है कि जिसमें आप आपकी कार को उसकी नॉर्मल कैपेसिटी की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर भगा सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज टर्बो। तो हमारा जो सिंगल स्पैन जो है ना, जब हम अकेले हैं, शादी हुई नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली अ टर्बो स्पैन फॉर एवरी यंगस्टर्स, मे इट बी मेल और फीमेल। जब वो कमा रहे हैं लेकिन ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो तभी उन्होंने टर्बो मार के उनका कॉर्पस अच्छा बना लेना चाहिए। फिर लाइफ में ऐसा स्पैन आ जाता है कि शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो वो सारे खर्चे हो जाते हैं कि तभी एक्चुअल अगर इनकम ना बढ़े तो सेविंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस टाइम पर वो कम भी सेव करे तो ठीक है, और एक बार वो एजुकेशन का स्पैन खत्म हो जाए बच्चों का, फिर वापस वो थोड़ा फास्ट टर्बो दे के बाय द टाइम ही रिटायर्स तो बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का जब बात आता है तो उनको आइडियली डिसिप्लिन होना ये सबसे बड़ा बात है। कौन से असेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करे ये तो बाद में सवाल आता है। एक इन्वेस्टर के तौर पे उनको माइंडसेट खड़ा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं मेरा एक गोल रख के अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि मेरा कोई बेटा रहेगा, मतलब मेरा बेटा होगा, तो मैं उसके नाम से कोई SIP स्टार्ट करूँगा कि इन फ्यूचर की अगर उसका कोई एजुकेशन के बाद में कोई खर्चा आएगा तो उसके लिए, या फिर उसकी कोई शादी के लिए कोई खर्चा आएगा तो उसके लिए। तो अगर मैं वो गोल अगर रखता हूँ तो मैं बीच में मैं खुद के लिए वो पैसा निकालूंगा नहीं। शायद ऐसा गोल ओरिएंटेड अगर इन्वेस्टमेंट करूँ तो ये आप आंसर बता रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए,
लेकिन ये होगा कैसे ना, इसके ऊपर हम लोग सोचते नहीं है। ये जो आपने बताया कि गोल करूंगा तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, दिस इज द आंसर, पर ये होगा कैसे? अभी फॉर एग्जांपल आपको ही अगर देखे तो आप बहुत, आपको आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप बहुत अच्छा फिटनेस फ्रीक आप हो, आप जिम जाते हो, तो जिम में बहुत से लोग जाते हैं लेकिन सभी का बॉडी तो नहीं बनता है, करेक्ट? आधे तो लोग जाते ही नहीं है, मेजॉरिटी लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो सबका बॉडी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इट इज़ बिकॉज कि उनको वहाँ पर गाइड करने वाला, असिस्ट करने वाला कोई नहीं होता है। जनरली आप देखो जो लोग गाइड को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं जिम में? ट्रेनर। ट्रेनर को अगर हम रखें तो ट्रेनर रखने के बाद में हमारे अंदर का जो उत्साह होता है या तो जो कमिटमेंट होता है ना, वो हमेशा बढ़ जाता है, रादर हम अकेले खुद करें। तो ये जो लॉजिक है कि ट्रेनर होने की, तो ट्रेनर क्या करता है? वो क्या कोई हमें नई गोली खिलाता है कि जिससे हमारा कमिटमेंट बढ़ जाए? नो, इट इज दैट कि व्हेन समवन इज देयर विथ यू, यू अंडरस्टैंड कि वो एक्सपर्ट है और वो जैसा बोलेगा, उठाना तो डंबल्स ही है, लेकिन उसने बताए तरीके से अगर मैं डंबल्स उठाना शुरू करता हूं तो मेरे बाइसेप्स अच्छे बनते हैं, ये मेरे को समझ में आता है। दैट इज व्हाई अ ट्रेनर इज रिक्वायर्ड। तो सेम वे जब गोल बनाया मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो मेरा वो अचीव हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा, लेकिन वो करेगा कौन? उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर एडवाइजर ट्रेनर या तो मेंटर या तो गाइड, असिस्टेंट, कि जो आपके लिए ये सारी प्रोसेस करे, आपको उसमें हेल्प करे, एंड दैट तब जा करके ये आपका जो आपने जो आंसर बता दिया ना कि गोल होगा तो ये हो सकेगा, पर वो तो सबको मालूम है। तो रोज अगर आधा घंटा वॉक करेंगे या तो रोज अगर योगा करेंगे या तो रोज अगर आधा एक घंटा जिम में जाएंगे तो हेल्थ अच्छा बनेगा, ये तो सबको मालूम है। हाँ, लेकिन हेल्थ कितने लोगों की अच्छी है? परफेक्ट। ये एग्जांपल, मेरे को जिम वाला एग्जांपल बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइक बहुत सेंसिबल एग्जाम कि जो कमिटमेंट बढ़ जाता है कि एज अ कोई एडवाइस है, कोई हमें गाइड कर रहा है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि लाइक मैं खुद जिम जाता था, कंसिस्टेंट जाता था, बट डाइट वगैरह कोई फॉलोअप नहीं। बट जब मैंने ट्रेनर लिया तो मेरे को बहुत चेंजेस भी मिले। मैं पहले बहुत मोटा था, तो वो हेल्प करता, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए आपके चेहरे पर हेल्प इतनी करता है। स्माइल आ गई वो एग्जांपल देने के बाद में। राइट, बिकॉज़ दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, फील किया है। अभी अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे प्लान किया, लाइक बात किया कि कैसा होता है, कैसा वर्क करता है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस हो कि लाइक आपका क्या ओपिनियन है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे? सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हेल्प्स, वो आपका मेनली डिसिप्लिन बनाता है। जनरली हमको डिसिप्लिन में नहीं रहना अच्छा लगता है, लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हमें डिसिप्लिन में लाता है। तो आई विल शेयर यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। तो मेरा लड़का कयान है, तो वो आज अभी 18 साल का है। जब भी वो 1 साल का था तभी मैंने अभी अब आज तो वो नहीं है, लेकिन तभी टैक्स सेविंग के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे अंडर सेक्शन 80C। उसका 3,000 रुपये का मैंने SIP शुरू किया था व्हेन ही वाज 1 ईयर ओल्ड, एंड मैंने भी ये काम मेरा तभी शुरू किया था। हालांकि मेरा भी कोई इनकम नहीं था। 10,000 रुपया मैं महीना कमाता था और 10,000 में से 3,000 रुपया मैंने सेव करना शुरू कर दिया। तो वो 3,000 रुपया जो है ना, वो आज तक चल रहा था, और अभी वो माइनर से मेजर हो गया, तो सिंस KYC चेंज हो गया तो उसका SIP ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वो। तो ये 17 साल वो SIP चला, तो उसमें करीब 3-3 हज़ार करके 6-6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड नाउ दैट फंड वैल्यूज अराउंड 35 लैक्स। 6x। सो ये करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सो दिस इज कॉल्ड एज फिनेंशियल फ्रीडम। सब लोग अभी आजकल यंगस्टर्स बोलते हैं मेरे को फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो फिनेंशियल फ्रीडम इज व्हाट? फ्रीडम किसको कहा जाता है? जब आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो आप 3 चीज़ें उसमें लगाते हो। एक, पैसा लगाते हो, दूसरा आपका टाइम लगाते हो, और तीसरा आपका दिमाग लगाते हो। ये 3 चीज़ जब आप डालते हो ना, तब आप कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट? फ्रीडम किसको कहते हैं? कि जिसमें आप आपका टाइम ना लगाओ, आपका दिमाग भी ना लगाओ, सिर्फ आपका पैसा लगाओ,
और आपको अगर रिटर्न्स वापस आए, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्रीडम। ओके, तो ये 17 साल में मैंने टाइम कितना लगाया उसमें? ज़ीरो। मैंने दिमाग कितना लगाया उसमें? ज़ीरो। सिर्फ पैसा लगाया और पैसा बनाया। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कोविड से पहले इंडिया में, आई कैन बी रॉन्ग इन फिगर्स, बट अराउंड 2-3 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, और आज हम लोग करीब 17 करोड़ या 20 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। तो ये जो सारे ऐड हुए ना लोग, ये सब कोविड के बाद में हुए हैं, और पिछले 5 साल में हमने मार्केट में सिर्फ तेजी देखी है, मंदी देखी ही नहीं है। सो दे फील कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, बट उन्होंने 2008 का मंदी देखा नहीं है, उन्होंने 11, 12, 13 का सब टाइम स्पेन देखा नहीं है। तो उनको ये लगता है कि ऑफिस में मेरा काम जब मैं कर रहा हूँ, वो काम करते करते मैं बटन दबाते दबाते कोई स्टॉक ले लूँगा, कोई बेच लूँगा, और ऐसे करके मैं वेल्दी बन जाऊँगा। सो ही इज़ इन्वेस्टिंग हिज मनी, हिज टाइम एंड ऑल्सो हिज ब्रेन्स, और उसको जिधर 100% देना चाहिए वो तो वो दे नहीं रहा है। सो उसका, मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान का अगर भला हो गया ना, मतलब सही हो गया ना, तो भगवान गलत है। क्योंकि जहां की वो रोटी खा रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसको उसने उस वक्त, उस काम के दौरान, वो दैट कैन बी 10 to 6, 10 to 5, वॉट एवर, उसने उधर 100% देना बहुत ज़रूरी है, रादर वर्किंग ऑन हिज टैब। तो ये बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत से ऐप्स आ गए, तो आप ये स्टॉक खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो गया है, इसलिए लोग ये आसानी से करते हैं। दे फील कि मेरे को अभी आता है, बिकॉज 2-4 स्टॉक में उसका जो तुक्का है वो सही बना है, तो ही फील्स कि अभी मेरे को स्टॉक मार्केट क्या है ये समझ में आता है, बट दैट इज नॉट द केस। सो ये पूरी जो थॉट प्रोसेस है, उसको ये डिसिप्लिन वे में लाना, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से पॉसिबल शायद है। तो मतलब ये तो हो गया, मतलब आपने बताया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ऐसा है, मतलब बट मुझसे ऐसा होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझसे ऐसा होगा ही नहीं। मेरी जो बेसिक नीड्स थी, बट मेरी बेसिक नीड्स से ज़्यादा मेरी जो वांट्स थी वो मेरी नीड्स बन चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए। करेक्ट। तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा पैसा डालूंगा। नया आईफोन लॉन्च हुआ है तो मैं उसमें ज़्यादा पैसा डालूंगा। मुझे नई कोई गाड़ी लॉन्च हुई है तो मुझे उसमें पैसा डालना है। मुझे एवरी ईयर कोई वैकेशंस पे जाना है, लेकिन जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो मैं नहीं करता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं? सो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये नीड्स एंड वांट्स का है। मेरी ज़रूरत कुछ हो सकती है, लेकिन उसके आगे मेरी इच्छाएं आती है, और इच्छाएं यानी डिज़ायर्स को तो कोई एंड नहीं है। और हम जो आज की जनरेशन्स है, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। मतलब ये देखा तो ये ले लिया, ये देखा तो ये ले लिया, ऐसा तुरंत उनको मज़ा चाहिए होता है, जो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे गैजेट्स नहीं लेने चाहिए या तो अच्छी बाइक पर नहीं घूमना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को मैंने प्लान करके करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या प्लान करते हैं? जनरली ऐसा होता है कि लोगों ने देखा, अरे आईफोन बहुत पसंद आया, और तुरंत ही जाके कुछ अमाउंट दे दिया और बाकी ईएमआई शुरू करवा दिया। रादर वी से इफ़ यू वांट टू बाय अ आईफोन ऑफ से 1,20,000, प्लान फ्रॉम टुडे, हर महीना आप 10-10 हज़ार रुपया आपके इनकम से सेव करना शुरू करो, और 1 साल के बाद में वो पैसा जमा हो जाए, उससे आप फ़ोन खरीद कर ले लो। सो कम आउट ऑफ दैट EMI कल्चर। सेम फॉर हॉलीडेज, सेम फॉर एनी अदर थिंग। मुझे स्कूटर लेना है, तुरंत मुझे पसंद आ जाता है और तुरंत मैं ले लेता हूँ, और फिर EMI का चक्कर तो हमारा चालू हो जाता है। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बी अ गुड इन्वेस्टर। अगर आप जेन्युइनली वेल्दी बनने में सीरियसनेस रखते हो, तो आपको आपकी स्पेंडिंग्स के ऊपर कंट्रोल होना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम लोग ने जब से मार्केट स्टार्ट किया है तब से हम लोग ने तो बुल्स नहीं देखा है, लेकिन जब आपकी बात करते हैं तो आपने 2006-07 से समथिंग स्टार्ट किया था, तो 2008 में इतना बड़ा क्रैश आ गया था। तो मतलब तब आपने कैसे हैंडल किया था, या फिर
क्या आपका सिनेरियो था? करेक्ट, तो वो बहुत ही डरावना और भयंकर वक्त था। फॉर्चुनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि तभी तो मैंने जो शुरुआत की थी। सो मैं लोगों के पास जाता था, लेकिन लोग कोई पैसा देते ही नहीं थे। फिर उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग सारी स्टोरीज़ है, अगर मैं बता पाऊँ तो। सो उस वक्त लोगों का ज़्यादा पैसा ही नहीं था, लेकिन जो भी था वो इतना ज़ोर से नीचे आ गया था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बट द इंटेंशंस वर वेरी क्लियर कि लोगों का वेल्थ तो बनाना है। जो मैंने नाम लिया, मेरे जो गुरु थे, या तो आज भी हैं, मिस्टर मेहर दमोडी वाला, तो उनके गाइडेंस से हम जहाँ जो काम कर रहे थे बस वही काम को हमने पकड़ के रखा। एंड फिर ये फेज़ भी निकल गया, और जब वापस मार्केट अच्छा बन गया तो सारे जो माइंड के अंदर डाउट्स थे अपने लिए, मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, वो सारे क्लियर हो गए। और इंडियन इकोनॉमी पर अगर हमें भरोसा है कि वो अच्छा कर रही है और आने वाले और 20-25 साल तक वो अच्छा करेगी, तो इक्विटी मार्केट में जो कोई भी जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कभी निराश नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर वेरी श्योर। ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि आज के टाइम पे हमने सिर्फ बुल मार्केट देखा है। लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को एडवाइस, मैंने सिर्फ बुल मार्केट देखा है। मेरे पापा ने देखा है, जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने देखा है कि मार्केट गिरता भी है। 2018 से 20 भी मार्केट ख़राब था, 2 साल कि लाइक कोई रिटर्न्स नहीं, कुछ नहीं। आज के टाइम पे भी लाइक मैंने लास्ट 15 महीने से मार्केट ख़राब है, लास्ट सितंबर से मार्केट ने ज़ीरो रिटर्न दिया। बट ये जो स्टोरी लाइक हमने खुद एक्सपीरियंस किया हमारे क्लाइंट्स के पास, कि जिसने SIP कंटिन्यू रखा, जिसने इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए डाउन ट्रेंड में, वो आज 5 से 6% प्रॉफिट पे बैठे। तो हाउ डज दैट वर्क कि मार्केट अब तक 0% दे रहा है और ये प्रॉफिट में? लाइक ये चीज़ लोग समझते नहीं ये है। करेक्ट, सो ये SIP का बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि आप SIP जब करते हो तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आप हर महीना, सो इनिशियली अगर कहना होगा तो जनरली यंगस्टर्स का आज के इक्वेशन ये होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। अभी इनकम होता है फिक्स्ड, लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं वेरिएबल। तो में भी दो, एक फन और एक नीड्स। सारी चीज़ें एक्सपेंस यानी आउटगोइंग, एंड सो सेविंग्स भी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है वेरिएबल। सो होना क्या चाहिए कि एक्सपेंस को इस तरफ लेके आओ इक्वेशन के, और सेविंग्स को इस तरफ लेके आओ। सो नया इक्वेशन बन जाएगा इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अब अगर इनकम होगा फिक्स्ड, सेविंग्स भी आपने कर ली फिक्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे फिक्स। सो देयर कम्स द प्रिंसिपल और अ थॉट ऑफ SIP, यानी हम लोन कम करने के लिए EMI, लोन के लिए EMI देते हैं, वैसा वेल्थ क्रिएशन का EMI इज SIP, जो हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पर आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है। और वो जब हर महीने आप पैसा लगाते हो तो ऑब्वियसली मार्केट की, वो मार्केट, इक्विटी मार्केट बीइंग ए वॉलेटाइल एसेट क्लास, वो कभी ऊपर भी होगा कभी नीचे भी होगा। सो अगर ऊपर जाएगा तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे, नीचे जाएगा तो भी आप पार्टिसिपेट करोगे। नाउ द पॉइंट यू सेड कि भाई मार्केट वो नीचे जाके ऊपर आया तो भी उसने पैसा कैसे बनाया। तो अभी अगर मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ और रोज़ मेरा नियम है कि एक किलो आलू लेकर मुझे जाना, तो अगर 10 रुपया किलो आलू है और मैं रोज़, मेरा नियम है कि 10 का नोट दूंगा और 1 किलो आलू ले लूँगा, तो ऑब्वियसली जिस दिन आलू का भाव 8 रुपया किलो होगा और मैं 10 का नोट दूंगा, तो रिजल्ट क्या होगा? बिकॉज आलू का भाव 8 है, मैंने नोट 10 का दिया, तो मुझे आलू ज़्यादा मिलेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर वो 12 रुपया है तो भी मैं नोट 10 का ही दूंगा और मुझे आलू कम मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एवरेजिंग। सो ये सेम कॉन्सेप्ट SIP में भी चलता है कि हर महीना जब मैं पैसा इक्विटी में डालता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, तो कभी मार्केट नीचे है तो मुझे ज़्यादा माल मिलता है। सो जनरली मार्केट गिरने से लोग डरते हैं, लेकिन आइडियली मार्केट जब गिरता है तो लोगों ने खुश होना चाहिए कि भाई अभी ये सस्ता हुआ है तो मैंने पैसा और डालने का मौका है। एटलीस्ट मैं नहीं डालता हूं तो कम से कम इतनी तो खुशी होनी चाहिए कि आज मेरा जो पैसा जा रहा है उसमें मुझे माल ज़्यादा मिल रहा है। ये जब आप एवरेजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते रहते हो तो आपका वेल्थ नहीं बनेगा,
मतलब बहुत ही आपकी बदनसीबी रहेगी ना तो ही ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं बनेगा, पर इतना अपने आप को मतलब फूटे नसीब का मान लेने में कोई कारण नहीं है। बाकी सारे इन्वेस्टर्स के पैसे बनते ही है, इट इज़ जस्ट दैट दे डोंट वेट, वो लोग रुकते नहीं हैं। अभी सबको पता है, इंटरेस्टिंग पार्ट इज एवरीबडी नोज कि हाँ इक्विटी में पैसा डालोगे तो लॉन्ग टर्म में बनेगा, म्यूचुअल फंड तो एकदम बेस्ट है, एसआईपी करोगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है, ये तो सबको मालूम है। तो सब लोग पैसा बना रहे हैं क्या? सब लोग पैसा नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? हम हर एक को तो चेक करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो एमफी का डेटा बोलता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इंडस्ट्री में आज करीब 23,000 करोड़ रुपए का एसआईपी बुक है, यानी हर साल आप मैं मिल करके 23,000 करोड़ रुपया हर महीना एसआईपी के थ्रू देते हैं। और हर एक जो एसआईपी रजिस्टर होती है वो कितने टाइम तक चलती है, यानी उसका टाइम स्पैन कितना है एवरेज, दैट इज जस्ट 3 years। यानी जो एसआईपी शुरू होती है वो 3 साल में तो बंद होती है, ये एवरेज है। सो अगर 3 साल में कोई एसआईपी बंद होती है तो उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं और वेल्थ क्रिएशन होगा ही नहीं। और वेल्थ क्रिएशन में तो मोस्टली पैसा लास्ट के पीरियड में बनता एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का मज़ा ही वो है कि आपका टाइम स्पैन जितना लंबा उतना पैसा आपका ज़्यादा बनेगा। मतलब ये तो हमने बात किया कि जनरेशन वाइज कि हमारी जनरेशन को कैसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक ऐसा बात लगता है कि मोस्टली लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट, ये म्यूचुअल फंड, ये एसआईपी, ये अपर क्लास लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। मैं मिडिल क्लास, मोस्टली इंडिया में हर कोई Right. ज़्यादा से आधे से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, तो लोअर मिडिल क्लास तो भूल ही जावे। तो मतलब इसके लिए क्या ऑप्शन है कि अगर फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, उनके लिए रास्ता नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊंगा। हमारे आसपास आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने भी देखे होंगे कि जो ठीक ठाक है, यानी मिडिल क्लास जो आप बोल रहे हैं, वो लोग बहुत जेन्युइनली मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से सोच सोच के खर्च करते हैं और पैसा बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सालों साल तक सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के बावजूद भी वो लोग वेल्दी बनते ही नहीं है। क्यों पता है? बिकॉज उन्होंने जो पैसा सेव किया है ना, वो खुद गधे की तरह काम करते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है ना वो राजा की तरह बैंक अकाउंट में बैठा रहता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि वो खुद गधे जैसा काम करते हैं और उनका पैसा जब बैंक में सेविंग अकाउंट में या तो एफडी में होता है तो वो उसको 5-6% रिटर्न्स देता है। अभी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ही करीब 7, रिटेल इन्फ्लेशन 7-8% का है। मतलब आप ऐसा समझिए कि मेरा आज 100 रुपया है, अगर 1 किलो बासमती चावल अगर मैं 100 रुपये में लेता हूँ तो अगले साल मुझे वो बासमती चावल 100 रुपये में ही मिलता है क्या? नहीं मिलता है, उसका प्राइस कुछ बढ़ता है। हर एक चीज़ का भाव देश में बढ़ता है और ये इसका मापदंड जो है वो होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी नासिक में सब्जी मंडी का भाव कितने % से बढ़ रहा है। वो अगर 4, 4.5, 5% है तो यहाँ अपने घर तक वो आते आते और उसमें 2-3% ऐड हो जाता है। तो अगर मेरे पास जो 100 रुपया है वो 100 रुपया फिक्स डिपॉजिट में अगर 6% से बढ़ा और जो चीज़ मैं आज 100 रुपये में ले सकता हूँ वो अगर 107 रुपया हो गई तो पहले साल मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 रुपये से मैं गरीब बनूंगा। और ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए जब मैं करता रहूँगा तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क पड़ेगा। पड़ता है। ग्रो होने से ज़्यादा डिप्रिशिएट मुझे हो रहा है। या मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन समंदर में जो शिप होते हैं ना, जो बड़े जहाज होते हैं, वो सैकड़ों नॉटिकल माइल्स उनको ट्रैवल करना होता है। और जब वो ट्रैवल करते हैं समंदर में, जब बिकॉज समंदर में तो कोई रास्ता नहीं है कि भाई हमको यहाँ से राइट मारो ऐसा डायरेक्शन दे, उसको तो सिर्फ नॉटिकल माइल्स फिक्स करने होते हैं। एंड
कौन सी डायरेक्शन में जाना है ना, वो डायरेक्शन एंगल एकदम बराबर से सेट करना होता है। अगर वो एक आउंस, एक धागा भी यहाँ से यहाँ उसका हुआ ना, तो शुरुआत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 500 नॉटिकल माइल्स के बाद में वो दूसरे शहर में होगा, उसको जाना है वहाँ से, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा कर देता है। तो सेम वे इन्फ्लेशन को बीट नहीं करने वाला इन्वेस्टमेंट में अगर मैं मेरा पैसा डालूंगा, शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं वेल्दी नहीं बन पाऊंगा। सो आपने जो सवाल पूछा कि मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उनका पैसा तो इन्फ्लेशन को बीट करके दौड़ना ही चाहिए, और इसलिए उन्होंने इक्विटी पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए, दैट इज थ्रू म्यूचुअल फंड, बिकॉज दैट इज वेरी सेफ एंड उसमें उनको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है इसलिए। सो जिसके पास 10-15 करोड़ रुपया है वो एक बार इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चलेगा, बिकॉज उसको डेट में से भी जो इनकम आएगा ना वो सफिशिएंट है उसका लाइफ जीने के लिए। पर जो सेगमेंट का आप बात कर रहे हो उनको तो हैव नो अदर चांस देन टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी थ्रू आइडियली म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो आपने बताया ना कि बैंक में पैसा रखते हैं ऐसे ही, तो मुझे एक याद आया, मैंने मतलब कहीं तो पढ़ा था कि अपना पैसा काम पे लगाओ, अदरवाइज लाइफ टाइम खुद पैसे के लिए काम करते काम रहोगे। करो, दैट इज वेरी ट्रू, जो मैंने अभी बताया है वो जो, और मैंने ऐसे देखे हैं बहुत ही जेन्युइन, और वो सज्जन होते हैं, वो बुरे लोग नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको ये अंडरस्टैंडिंग देना ये मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ, अवेयरनेस, उनको ये समझ खड़ी होना कि मुझे मेरा पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये मोटिव से जब हम काम करते हैं तो फिर छोटा कस्टमर भी हो तो भी हमको उसके साथ काम करने में मज़ा आता है। ये हमारा ही काम है उनको समझाना, उनको एग्जैक्टली, इट इज़ आवर ओनर्स। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको पाप लगने वाला है कि हम लोग को ये समझ में था ना, हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हमको ये काम है कि हम जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको ये अवेयरनेस फैलानी है और ये काम जो है वो करना है। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेन मोटिव भी वही था कि लाइक ऑनलाइन हम ऑफलाइन तो अभी जितना हमारा सर्कल था, जितना सोशल लाइफ था, उनको तो हमने कर लिया, तो अभी और बाहर लोगों को कैसे हेल्प करें, तो वो रीज़न की वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेन हमारा मोटिव था। करेक्ट, वेरी वेरी नोबल थॉट ऑन दिस। और जितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट्स को लाओगे और यू नो उनके थॉट्स आप जानोगे और लोगों तक ये पहुंचाओगे, तो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि अगर मेरे पास कम पैसा भी है, मैंने कभी इक्विटी एक्सपोजर नहीं लिया है, बट स्टिल वो इक्विटी एक्सपोजर लेना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए कंपलसरी है अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। तो मतलब ये हमने हर क्लास के बारे में बात कर लिया कि लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर क्लास के लिए बात कर लिया, लेकिन हर एक क्लास में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जो हम लोग ऐड वगैरह देखते हैं, आज यूट्यूब पे कंटिन्यू एड्स आती है, तो हम लोग ऐड में जाके उसमें जो टॉप 3 परफॉर्मेंस जो फंड होते हैं या फिर जो स्टॉक्स होते हैं वो सिलेक्ट करके खुद से ही कर ले, तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं डर बैठा है कि अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, किसी एडवाइज़र के पास जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा फीस चार्ज करेगा या फिर इसका कोई बड़ा कट रहेगा। तो ये डर से कैसे निकलना है, क्योंकि ये डर के चक्कर में, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जहाँ पे 1% बचाने के लिए जाते हो ना, वहाँ पे आप ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड आप 8 से 10% का लॉस खाते हो। पेनी स्मार्ट और पाउंड फुलिश। हाँ। सो उसमें एक क्लैरिटी, गुड आपने ये पॉइंट कहा, तो उसमें ये एक क्लैरिटी मैं आपको तो होगी, लेकिन सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि बहुत, क्योंकि मेरे भी क्लाइंट्स में किसी ने कभी ऐसा क्वेरी रेज किया था क्या, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल कि जहाँ पर हम सभी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है मोटा मोटी। तो उनको क्या लगता है, उनका क्वेरी ये था कि हमने सभी ने मिलकर के समझो 100 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड को दिया और म्यूचुअल फंड ने उसके स्टॉक्स लिए। अभी वो स्टॉक्स का वैल्यू समझो 100 करोड़ का 150 करोड़ हो गया, और वो अगर अपने को बोलेगा क्या इसका 120 करोड़ हो गया, लीजिए आपका 20% रिटर्न, तो अपने को किधर मालूम पड़ने वाला है। सो क्वेरी
इंडिपेंडेंटली इज़ वेरी राइट एंड जेन्युइन, लेकिन वैसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स जिस तरह से काम करते हैं, दैट इज़ नॉट अ कंपनी, दैट इज़ अ ट्रस्ट। इट इज़ अ ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट। तो यूएस के अंदर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है? तो इट इज़ अ कंपनी देयर। इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट, जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्पॉन्सर होता है सबसे ऊपर, फिर ट्रस्ट होता है और फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। सो म्यूचुअल फंड खुद कभी डूबता नहीं है, बिकॉज वो कुछ धंधा नहीं करता है, वो आपका पैसा लेता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो रिटर्न्स बनता है आपको वापस देता है, उसके ऊपर वो सिर्फ फीस चार्ज करता है। सो वो फीस ही उसका रेवेन्यू है। हमने जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, उसमें से वो कुछ कट लेके 150 करोड़ हो गया, उसमें से 20 करोड़ उसने ले लिया, बाकी अपने को दिया, वैसा नहीं हो सकता है। अभी कोई ऐसा आर्ग्यू भी करेगा, अरे नहीं मुझे ऐसा मालूम है, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड, बहुत से लोग अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जा कर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी वो तो मार्केट है, हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है। तो मतलब दवाइयाँ भी ऑनलाइन मिलती है, बुक्स भी ऑनलाइन मिलती है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी ऑनलाइन मिल सकते हैं। एंड जिनको ऐसा लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट किधर करना है, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे है, वो लोग के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पर हो क्या गया है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ मोबाइल पे करनी भी बहुत आसान है, इसलिए जिनको नहीं भी समझ है वो लोग भी परचेज तो कर ही सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अभी इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा आता है कि बहुत से वेबसाइट्स पर जहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, टॉप परफॉर्मिंग 3 फंड्स और 5 फंड्स ऑफ लास्ट से 1 ईयर और लास्ट 3 ईयर्स, तो ऐसा जब हम निकालते डेटा, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें जो टॉप 2 है ना, उसमें वो लोग अपना SIP चालू करते हैं। से फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड 3 इयर्स बेसिस पर, तो उसका मतलब क्या है, जब हम आज उसको टॉप परफॉर्मिंग पर देख रहे हैं, यानी 3 साल पहले अगर किसी ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता था और अगर ये फंड आज से 27 रुपया CAGR बता रहा है, 27% CAGR बता रहा है, तो मतलब 3 साल में ये पैसा उसका डबल हो गया है। तो अभी अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा रिटर्न मिलने के लिए उस फंड को और 3 साल सेम स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट टू वेरी इम्पॉसिबल। इसलिए लोगों का भ्रम टूट जाता है कि जब मैंने डाला था ये फंड में तब तो वो टॉप परफॉर्मर था, लेकिन मैं जब डालता हूं तो वो चलता नहीं है, मेरा नसीब खराब है। फिर जब नहीं परफॉर्म करता है और वो 6 महीने बाद जब वापस देखता है तो उधर लिस्ट चेंज हो गया रहता है, बिकॉज दैट इज ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, दैट इज नॉट अ रोलिंग रिटर्न। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रोलिंग रिटर्न्स के बेस पर कोई भी फंड का सिलेक्शन करना होता है, एंड नॉट द पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स जो सब जगह पर दिखाए जाते हैं। सो जब आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हो तो 6 महीने बाद वो लिस्ट बदल गई है, तो फिर उसको लगता है कि अच्छा अभी ये अच्छे फंड है, तो मैं मेरा पैसा जो यहाँ पर जो मैंने 100 रुपया डाला था वो बिकॉज चला नहीं, वो 90 रुपया हो गया, तो 90 रुपया निकाल के अभी इधर वो डालता है, एंड इधर भी उसका सेम प्रोसेस चलते रहता है, एंड इवेंचुअली ही नेवर मेक्स मनी। और या तो उसको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी ये तो अपने लिए है ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे अपना कुछ चला ही नहीं है, अपना कभी, एंड बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं मैंने एक बार डाला था पैसा लेकिन वो बहुत नुकसान हुआ ना, तो फिर मैंने कभी डाला नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कभी 2007 में डाला था। बोला तुमको कैसा मालूम? बिकॉज दैट इज अ पॉइंट जब मेजर लोगों ने इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था और मार्केट गिर गया और उन्होंने वो नुकसान में निकाल दिया। तो यही हमेशा हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं, और पैसा जब एकदम तेजी होता है तभी इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से अनअवेयर या तो अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा नहीं बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में आप पहली बार आ रहे हो तो आप आपके एक्सपेक्टेशंस घर पे रख के आओ। अदरवाइज आप जैसे ही आ रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा और ये मेरी आखिरी रात है, ये समझ के आते हैं और फिर 6 महीने में मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और फिर यही लोग बाहर जाके सबको बताते हैं कि अरे मार्केट अपने लिए नहीं है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है,
ये जो आपने बात कहा ना, ऐसा बोलने वाले सब सट्टा वृत्ति के लोग होते हैं, सटोड़िए लोग जिसको बोलते हैं, कि जिनको एक ही रात में पैसा डबल कर देना है, या तो ऐसे भी लोग नहीं है। अभी मेरे पास भी जितने लोग आते हैं वो जेन्यून होते हैं, उनको जेन्यूनली वेल्थ बनाना है, जेन्यूनली प्लानिंग करना है, वो जेन्यूनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब मार्केट की ये वॉलेटिलिटी आ जाती है ना, तो वो इमोशनल ट्रॉमा वो लोग बेयर नहीं कर पाते हैं। मार्केट तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसका दिमाग भी ऊपर नीचे होता है। सो मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, हमारी थॉट प्रोसेस बराबर से बनी रहे, इसके लिए यू नीड समवंस असिस्टेंस, सम मेंटर विथ यू, कि जो आपको ये टर्बुलेंट टाइम में बराबर से पकड़ के रख सके। मैंने आपका ही एक स्टोरी सुना था कि आपके कोविड के क्रैश के टाइम के आप सब क्लाइंट के घर जा के आपने उनको समझाया था कि आपका पैसा अभी तो गिरा है, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट बैक, बट आप रखोगे तो आप पैसा कमाओगे। हाँ, हालांकि घर पे जा के नहीं, बाहर तो हम नहीं निकले थे, पर कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस किए थे। एंड फॉर्चुनेटली देखिए, हमारे केस में ऐसा हुआ कि इतने सालों से जो एक राइट थॉट प्रोसेस से काम जब हम कर रहे थे, तो कोविड आने के बाद में विद इन अ मंथ इतना पैसा लोगों का टूट जाने के बाद में भी हमारे किसी क्लाइंट ने हमसे पैसा मांगा नहीं कि मुझे पैसा निकाल देना है। पैनिक होके किसी ने बात नहीं किया। दे यूज टू से कि ओके राहुल, सो अभी क्या करना चाहिए हमें, एनीथिंग वी नीड टू डू। सो हम उनको बोलते थे नहीं कुछ नहीं। वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल टूल कि जिसमें हम असेट एलोकेशन करते थे, यानी अगर इक्विटी का वैल्यूएशंस बढ़ेगा तो हम डेट में पैसा बढ़ाएंगे, यानी प्रॉफिट बुक करके डेट में पैसा बढ़ाएंगे। सो वो जनवरी, आई रिमेंबर जनवरी 2020 जब मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था, 42,000 पे तक मार्केट गया था ना, फिर नीचे वो क्रैश हुआ। तो उधर तक जब मार्केट धीरे धीरे 37,000, 38,000, 40,000, 41,000 जब जा रहा था, तो क्लाइंट्स ये बोलते थे कि राहुल भाई, इक्विटी में पैसा बन रहा है, हम थोड़ा पैसा डेट में क्यों रख के बैठे, बिकॉज बाकी सारे स्कीम्स में रिटर्न जोर में दिख रहे हैं, लेकिन वो जो डेट फंड्स है उसमें रिटर्न्स नहीं दिख रहे, 5-6% के दिख रहे हैं। तो उनको ये लग रहा था अरे इसको भी इधर घुमा दो तो पैसा बढ़ रहा है हमारा। बट वी यूज टू से नहीं, ये अपना स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी है असेट एलोकेशन, डेट में इतना पैसा होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मार्केट महंगा हो रहा है तो हम अभी एंटर नहीं करेंगे। बट उनको पसंद नहीं आता था, बट स्टिल हमारी बात मान करके वो चुप बैठते थे और एज इट इज स्टेटस को संभाल के रखते थे। एंड कट टू, जैसे ही कोविड आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, और उस वक्त जब हमने वो डेट का पैसा इक्विटी में घुमाया, तो दे वर अमेज्ड टू नो, बिकॉज एवरीवन डजंट हैड मनी कि हाँ पैसा अभी मार्केट गिर गया है, मार्केट गिरे तो पैसा डालना चाहिए, ये सबको मालूम है। लेकिन मार्केट जब गिरता है तो दो चीज़ें हो सकती है, एक आपके पास तभी पैसा नहीं है, और दूसरा पैसा होगा तो भी आपको इच्छा नहीं होगी पैसा डालने की। इन बोथ द केसेस we will miss the bus of investing at a right time. We means our customers will lose that bus of investing at a right time. In our case that doesn't happen. Why? Because हमने उनका कुछ पैसा डेट में रखा है, सो वो पैसा नहीं दे, हम मांगते ही नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेट में पैसा रखा है उसको जब हम इक्विटी में शिफ्ट कर लेते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। बहुत ये डेट एलोकेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है डेट एलोकेशन। अपन इतने टाइम से जो कर रहे हैं, हमने देखा है कितने भी क्लाइंट्स को अगर डेट में पैसा डाला तो नहीं 20% भी मत डालो, 30% मत रखो, इक्विटी में डाल दो चलेगा, हम रिस्क लेंगे। बट एट पॉइंट जब प्राइस गिरता है, मार्केट गिरता है, तब सबको डर लगता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा स्टोरी है। हमने इतना सारा बात किया, कोविड का क्रैश, 2007 का क्रैश, तो ये पॉइंट पे जब लोग पैनिक हुए तो हाउ डू यू एडवाइज देम? वो टाइम पे आप कैसे उनको हैंडल करते हो? सो उसमें ऐसा है कि जब क्रैश होता है ना, तभी एडवाइस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इट इज़ दैट जब भी वो हमारा क्लाइंट बनता है, उसी वक्त से उसका माइंडसेट रेडी करते रहना अलग अलग तरीके से, तब जाकर के वो जब पैनिक का सिचुएशन आता है ना, तो वो पैनिक नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा वी हैव अ प्रोसेस कि जिसमें हम किसी भी क्लाइंट को ऑन बोर्ड करते हैं। सो वी हैव पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, एक
45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, वो बताए बगैर हार्डली हम किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड करते हैं। ऐसा ही किसी ने बोल दिया कि भाई मेरा SIP चालू कर दो, तो वी विल नॉट स्टार्ट इट। हम उनको मिलना ज़रूरी समझते हैं, उनसे मिलते हैं, मेड भी जो फार डिस्टेंस में है तो ऑनलाइन, पर उनके साथ वो कुछ बातें शेयर करना ज़रूरी है कि एज एन इन्वेस्टर आपने किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके साथ में होगी जब आप इन्वेस्टर बनोगे इक्विटी के, तो और ये जब होगा तब मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये सब इवोपोरेट हो जाएगा और आप मेरे पास ऐसा ऐसा बात लेके आओगे, तभी मैं आपको बोलूँगा कि हमने ऐसा ऐसा बात किया था, आप उस बात को याद करो और अभी हमको ये एक्शन नहीं लेना है, इस तरह से सोचना है। ये इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी भी अगर आप बोलोगे कि मेरे को मेरा पैसा निकाल दो, तो मैं एक बटन दबाऊंगा, पैसा आपका है, आपके पास आ जाएगा। सो अगर आप जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं। एंड देन वी हैव वीकली सैटरडे स्कूल्स की, जहाँ पर हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाते हैं, उनको सुनवाते हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं कि जिससे इन्वेस्टर का एक माइंडसेट जो होता है वो बनता है। हर साल जब हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में हम कुछ बातें शेयर करते रहते हैं। सो धीरे धीरे उसका थॉट प्रोसेस जो है वो अपने साथ में अलाइन होते जाता है, एंड तब जाकर के वो रिजल्ट आता है कि जब एक्चुअल में मार्केट गिरता है तो कस्टमर पैनिक नहीं होता है। अगर आपने पहले मेहनत नहीं की है तो फिर जब मार्केट गिर जाएगा तो वो पैनिक होएगा और उसमें आप कुछ नहीं कर सकोगे। मतलब आपने किसी को तैरना सिखाया ही नहीं और उसको बोला, और आप मुझे अगर पूछ रहे हो कि बाढ़ आएगा तो आप उसको क्या बताओगे, कुछ नहीं बताएंगे, वो बह जाएगा। लेकिन अगर पहले उसको तैरना सिखाया है, धीरे 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 उसका हैंड होल्डिंग किया है, तो फिर जब बाढ़ आएगी तब एक्चुअली ज़्यादा एडवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपने आप तैरेगा, बिकॉज वो देखेगा कि आप भी तैर रहे हो। राइट, ग्रेट इनिशिएटिव। लाइक बहुत मज़ा आया बात करके। आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। लाइक ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। आपने ये जो इनिशिएटिव है कि वीकली, मंथली, ईयरली रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू हैंड करना, बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है। हेल्प करना, लोगों को अवेयर करना, लाइक जस्ट नॉट ये नहीं कि सिर्फ SIP कर दो, लाइक उनको पूरा स्टार्ट टू एंड हेल्प करना, हैंड होल्डिंग करना कि कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता, पैनिक सिचुएशन, ये सब क्रिएट करना। बहुत अच्छा लगा सुन के, और थैंक यू। आज का पॉडकास्ट हम क्लोज करेंगे। थैंक यू, आपने आपके इतने बिजी स्केड्यूल में इतना टाइम निकाला, आपके इतने सारे बिजनेस, आपने ये जो चीज़ें स्टार्ट की एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका इतना सारा ऑप्शंस होते हुए प्रोफेशनली आप बिजनेस कर सकते थे। इतने सारे आपके ट्रेडिशनल बिजनेस जो है जो बहुत अच्छा चलते हैं, कल्याण वाले लोगों को सबको पता ही होगा, और ये बावजूद आपने ये स्टार्ट किया, तो आपका सेम चीज़ से हम इंस्पायर हो गए, हम भी सेम वे पे। और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट, प्लेजर।